हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की एफएमसीजी इंडस्ट्री, जिसे हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस इंडस्ट्री की समरी देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कि क्यों यह सेक्टर आगे 5 से 10 सालों में ग्रो हो सकता है, उसको देखेंगे। इस सेक्टर में इवोल्यूशन क्या हो रहे हैं, क्या चेंजेज हो रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस सेक्टर में क्या वर्टिकल्स हैं या क्या क्या इंडस्ट्री इस सेक्टर में आती हैं, उसको देखेंगे। इस इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ ड्राइवर क्या हो सकते हैं, उसे देखेंगे। और फिर फाइनली मैं टॉप 7 कंपनीज़ के नाम बताऊंगा जिसको आपको स्टडी करना चाहिए अगर आप इस सेक्टर में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। अब हम भारत के एफएमसीजी सेक्टर्स की समरी देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या कंडीशन है या आगे चल के कैसे ग्रो होने वाला है। तो भारत का एफएमसीजी सेक्टर इन टर्म ऑफ इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट सेक्टर है भारत का। 2025 तक इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एफएमसीजी मार्केट हो जाएगी। भारत के एफएमसीजी मार्केट लगभग 14.9% CAGR से 2025 तक बढ़ने वाली है। हम देख रहे हैं कि 2020 में इस सेक्टर का टोटल वैल्यूएशन $110 बिलियन था, जो कि 2025 तक बढ़ के $220 बिलियन हो जाएगा। अगर हम भारत के अर्बन और रूरल सेगमेंट में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो अर्बन सेगमेंट का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 55% है, जहाँ के रूरल का 45% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। तो भारत में रूरल कंजम्पशन में इंक्रीज जो है वो एफएमसीजी मार्केट के टोटल बिजनेस को बढ़ाने वाला है। एज ऑफ सितंबर 2021 रूरल कंजम्पशन एफएमसीजी का 58.2% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ था विथ लो बेस। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो कि अर्बन कंजम्पशन केवल 27.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। भारत की एफएमसीजी इंडस्ट्री नेशनल लॉकडाउन होने के बावजूद FY21 में 16% रेट से बढ़ी है, जो कि पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह रेवेन्यू की बात अगर करते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर्स रेवेन्यू ग्रोथ जो है 5 to 6% FY21 में था, जो कि FY22 में 10 to 12% होने वाला है एज पर क्रिसिल रिपोर्ट्स। भारत के एफएमसीजी इंडस्ट्री का टोटल वैल्यूएशन FY20 में $110 बिलियन था, जो कि 2025 तक जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 14.9% CAGR से बढ़ते हुए $220 बिलियन हो जाएगा। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं कि अगर टोटल इंडस्ट्री ही 14.9 लगभग 15% से रेट से बढ़ने वाली है, तो इस सेक्टर की जो लीडिंग कंपनीज हैं वो मोर देन 15 रेट से बढ़ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आप लगाना चाहते हैं तो इस इंडस्ट्री को ज़रूर से ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि भारत की एफएमसीजी इंडस्ट्री अगले 5 से 10 सालों में लगभग 15% CAGR से बढ़ेगी। तो ये क्या कारण है जिस कारण से ये इंडस्ट्री इतना ग्रो होने वाली है, तो उसको हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो जो पहला इंपॉर्टेंट कारण है ग्रोइंग डिमांड। अगर भारत की प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं तो 2025 तक इसका एक्सपेक्टेशन है कि लगभग ये $470 बिलियन हो जाएगी, जो कि 2019 और 20 में ये इसका टोटल वैल्यूएशन $263 बिलियन थी। इसी तरह राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी होने से सिटीज़ और रूरल एरिया में एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डिमांड बढ़ने वाली है थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल। इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर का बढ़ने का दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है हायर इन्वेस्टमेंट। सितंबर 2021 में पेप्सिको ने यूपी के मथुरा ज़िले में 814 करोड़ का कोसी कलान फूड फैसिलिटी कमीशन किया है, और यह इस कंपनी का लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट है भारत में। इसी तरह अक्टूबर 2021 में प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने 500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट किया है इन रूरल इंडिया। इस तरह से इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण से ये इंडस्ट्री आगे भी ग्रो हो सकती है। इस इंडस्ट्री या इस सेक्टर में बढ़ने का थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों पॉलिसी सपोर्ट। गवर्नमेंट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है। इसी तरह मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% फॉरेन इक्विटी अलाउ हो गई है। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स लॉन्च की है एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए। इसमें इन कंपनीज के लिए मेजर अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट इट्स एक्सपोर्ट विद द आउटले ऑफ $1.42 बिलियन आसानी से कर सकते हैं। और जो भी फॉरेन एफएमसीजी कंपनीज हैं अगर भारत में कैपिटल इन्फ्यूज़ करना चाहती हैं तो उसका मिनिमम अमाउंट जो है $100 मिलियन है। इस तरह इस सेक्टर में इन कंपनीज में
अच्छा खासा FDI आ रहा है दोस्तों। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट कारण है जिस कारण से ये इंडस्ट्री या कंपनी आगे चल के बढ़ने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे हम जानते हैं कि रूरल इंडिया में FMCG प्रोडक्ट्स का लो पेनिट्रेशन है और यही लो पेनिट्रेशन इन कंपनीज़ को हेडरूम प्रोवाइड करता है टू ग्रो इन फ्यूचर। सेकंड है डिस्पोजल इनकम का बढ़ना। भारत सरकार का डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम्स रूरल इंडिया में डिस्पोजल इनकम बढ़ा रहा है, जिस कारण से इन प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट अलाउ किया है, जो कि इस सेगमेंट को आगे चल के बढ़ाने वाला है। और इसी तरह 2030 तक ई कॉमर्स सेगमेंट टोटल FMCG मार्केट ओवरऑल सेल्स में 11% कंट्रीब्यूट करने वाला है। यह सेगमेंट या इंडस्ट्री आगे कैसे इवॉल्व होने वाली है उसको समझ लेते हैं कि 2025 तक भारत की FMCG मार्केट 220 बिलियन US$ हो सकती है। ई कॉमर्स जो है 2030 में टोटल FMCG सेल्स का 11% कंट्रीब्यूट करने वाला है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो यह फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर है भारत का इन टर्म ऑफ इकोनॉमी। इस टोटल सेगमेंट में भारत की हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर जो है इसके टोटल रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करता है, हेल्थ केयर 31%, फूड एंड बेवरेज जो है 19% टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। तो इस सेक्टर के लिए ग्रोइंग अवेयरनेस, ईजियर एक्सेस और चेंजिंग लाइफस्टाइल जो है एक की ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेगमेंट के लिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बढ़ना या ई पोर्टल्स को बढ़ना भी इस इंडस्ट्री को आगे चल के ग्रो करने वाला है, क्योंकि भारत में इंटरनेट यूजर्स जो है 1 बिलियन हो जाएंगे अप टू 2025। तो दोस्तों अब हम FMCG सेगमेंट्स के जो मेन कंट्रीब्यूटर हैं, की वर्टिकल्स हैं, उसको समझ लेते हैं। तो टोटल FMCG मार्केट को 3 भागों में बेसिकली डिवाइड करते हैं: फूड एंड बेवरेज, हेल्थ केयर, हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर। तो दोस्तों अब हम फूड और बेवरेज वर्टिकल्स को समझ लेते हैं। इन टर्म ऑफ रेवेन्यू ये टोटल रेवेन्यू का 19% कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट में हेल्थ बेवरेज, स्टेपल, बेकरी प्रोडक्ट, स्नैक्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट और ब्रांडेड फ्लोर्स जैसे प्रोडक्ट आते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर जो वर्टिकल है इन टर्म ऑफ रेवेन्यू ये 31% कंट्रीब्यूट करता है और इस सेगमेंट में OTC प्रोडक्ट और एथिकल प्रोडक्ट आते हैं। भारत का हाउस होल्ड और पर्सनल केयर जो सेगमेंट है, जो वर्टिकल है, ये टोटल रेवेन्यू का 50% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें ओरल केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर, स्किन केयर, कॉस्मेटिक, डिओड्रेंट, परफ्यूम्स, फेमिनिन हाइजीन्स, पेपर प्रोडक्ट, फैब्रिक वॉश, हाउस होल्ड क्लीनर्स, इस तरह की जो प्रोडक्ट कंपनियां बनाती हैं वो इस सेगमेंट में आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम भारत के FMCG सेक्टर्स के की ग्रोथ ड्राइवर को समझ लेते हैं, कैसे क्या कारण है जिस कारण से यह सेक्टर अगले 5 से 10 सालों में बढ़ने वाला है। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण है शिफ्ट टू ऑर्गेनाइज मार्केट। तो दोस्तों जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है और ब्रांड कॉन्शियस पब्लिक में बढ़ रही है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक अच्छे पेस से बढ़ रहा है और उसी पेस से अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो लगातार फॉल हो रहा है दोस्तों। और सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है ग्रोथ इन मॉडर्न रिटेल, और ग्रोथ इन मॉडर्न रिटेल के कारण भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। सेकंड की ग्रोथ ड्राइवर है इंक्रीजिंग इन पेनिट्रेशन। भारत में ब्रांडेड प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बहुत ही कम है और इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ से बढ़ रहा है, जिस कारण से डिमांड आगे चल के बढ़ने वाली है। भारत में फूड पार्क जो कि अभी 17 है, फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ के 1.41 मिलियन हो गई है। इसी तरह फूड लैब्स बढ़ के 42 हो गई हैं। एज ऑफ फरवरी 2021 आउट ऑफ 36 मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट में 22 ऑपरेशनल हैं, 15 अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और 2 आर इन प्रिंसिपल अप्रूवल है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में पेनिट्रेशन कम है, जिससे आगे चल के डिमांड बढ़ने वाला। थर्ड की ग्रोथ ड्राइवर है रूरल कंजम्पशन में वृद्धि। भारत में रूरल कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम और हायर एस्पिरेशनल लेवल, और ब्रांडेड प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है और डिमांड भी बढ़ रही है। इसी तरह ह्यूज अनटैप्ड रूरल मार्केट जो इन कंपनीज के लिए एक हेडरूम प्रोवाइड कर रही है टू ग्रो इन फ्यूचर। इसी तरह फोर्थ की ड्राइवर है इजी एक्सेस। भारत में इंटरनेट यूजर्स बढ़ रहे हैं और इंटरनेट से इन प्रोडक्ट को मंगाना भी आसान हो रहा है। इस तरह एक्सेस बढ़ने से इन प्रोडक्ट के सेल में भी वृद्धि हो रही है। इसी तरह ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स जैसे ग्रोफर, फ्लिपकार्ट, अमेजन जो है FMCG प्रोडक्ट को भारत के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। इस कारण से इन प्रोडक्ट की डिमांड में अच्छी खासी वृद्धि हो रही है। इसी तरह इस सेगमेंट के लिए जो नेक्स्ट की ग्रोथ ड्राइवर है, भारत में GDP पर कैपिटा में इंक्रीज। एज ऑफ 2022
जो पर कैपिटा जीडीपी है वो $2791 है, जो कि 2024 तक ये बढ़ के $3277 हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन होता है पर कैपिटा जीडीपी में इंक्रीज, उसी तरह यह सेगमेंट भी रेट से बढ़ने वाला है। इस सेक्टर में ग्रोथ के लिए जो नेक्स्ट की ग्रोथ ड्राइवर है वो पॉलिसी और फ्रेमवर्क में इम्प्रूवमेंट। नवंबर 11, 2022 में यूनियन कैबिनेट ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी 10 की सेक्टर्स के लिए, टू बूस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, एक्सपोर्ट्स और टू प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव्स। इनके लिए PLI स्कीम लॉन्च की थी और ये भी इस सेक्टर्स के लिए की ग्रोथ ड्राइवर साबित होगा। इसी तरह रिलैक्सेशन ऑफ लाइसेंस रूल भी इस सेक्टर्स के लिए की ग्रोथ ड्राइवर हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट फूड और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, बारिंग सर्टेन आइटम्स जो कि एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल सेक्टर्स में ही मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जैसे बियर, पोर्टेबल एल्कोहल, वाइन, केन शुगर एटसेट्रा। इसी तरह FDI इन ऑर्गेनाइज रिटेल भी इस सेक्टर्स के लिए की ग्रोथ ड्राइवर है। 2006 में गवर्नमेंट ने 51% FDI मल्टी ब्रांड रिटेल सेगमेंट में इंट्रोड्यूस की थी और प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने 100% FDI इन कैश एंड कैरी सेगमेंट्स और सिंगल ब्रांड रिटेल में अलाउ कर दिया है। इसी तरह गवर्नमेंट ने सेतु स्कीम लॉन्च की है, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम भी कहते हैं, जिसका मकसद नए लोगों को इस सेक्टर में लाना है, जिसके साथ में गवर्नमेंट ने $163.73 मिलियन फंड भी एलोकेट किया है। इस सेक्टर में GST न्यू गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने किया है, जिस कारण से इन सेक्टर्स इन कंपनीज़ की सप्लाई चेन स्ट्रक्चर्ड हो गई है, प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी क्लियर हो गई है, सिस्टम चेंजेज और ट्रांजिशनल मैनेजमेंट, उसके साथ में कैश फ्लो भी इन कंपनीज की अच्छी हो गई है, जिस कारण से यह भी एक की ग्रोथ ड्राइवर इस सेक्टर्स के लिए है। तो दोस्तों अब हम इस सेक्टर्स की जो टॉप 7 कंपनीज हैं उनके नाम आप दे देते हैं, जिसको आपको स्टडी करना चाहिए। पहला है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, सेकंड इज ITC लिमिटेड, थर्ड इज मैरिको लिमिटेड, फोर्थ इज डाबर इंडिया लिमिटेड, फिफ्थ इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, सिक्स्थ इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड और लास्टली अदानी विल्मर लिमिटेड। तो दोस्तों आप ये 7 कंपनीज को स्टडी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इन 7 कंपनीज में किसका डिटेल एनालिसिस चाहिए, तब मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो एक डिटेल एनालिसिस करके बना दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव वीडियो टाइमली लाता रहता हूँ।